शाज़िया इंतहा की खूबसूरत लड़की थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना देह हार बैठा। जल्द ही मैंने उससे रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। शाज़िया के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कह दी, मगर शाज़िया की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शराइत के बारे में मैं भी जानना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले इन बातों का जानना जरूरी है। मगर मैं शाज़िया के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने किसी शर्त को खातिर में नहीं लाया। मेरी शादी गैर मशरूत थी और मैं जानता था कि मैं शाज़िया से शादी करके कभी भी नहीं पछताऊंगा। अप्रैल के पहले जुम्मे मेरी शादी शाज़िया से बखैर आफियत हो गई। शाज़िया को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले न समा रहा था। शाम को मगरिब से पहले ही शाज़िया रुखसत होकर मेरे घर आ गई थी। तकरीबन असर के वक्त मुझे उसके साथ खलवत नसीब हुई थी। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शराइत सुन ले। अगर आपको मंजूर है तो ठीक, अगर आपको नहीं मंजूर तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। शाज़िया के मुंह से पहली ही रात तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में सोचा। तब शाज़िया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे। चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, जो तुम कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे और ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन इशा के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं कि तुम मेरे साथ रहो। शाज़िया ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने कहा, शाज़िया ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को अपना चेहरा दिखाने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन शाज़िया, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमानवी अंदाज में कहा। मुझे लगा कि ये शाज़िया की नाज़ो अदाएं हैं, मगर वो तो संजीदा थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। शाज़िया के संजीदा लहजे ने मुझे भी संजीदा कर दिया। उसी पल मेरी हंसी गायब हो गई। कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही गनीमत है। तुम कहोगी तो तुम रात को क्या दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, शाज़िया मेरे साथ मौजूद ना होती। रफ्ता रफ्ता ये बात सब तक फैलने लगी कि शाज़िया की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे शाज़िया की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबो गरीब किस्से कर लिए। बहरहाल इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग था। एक हफ्ता गुजरा तो शाज़िया ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, शाज़िया ये क्या हरकत है? बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम कहीं लाइट ऑन ना कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। शाज़िया की बात सुनकर मेरा तजस्सुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर इसके चेहरे में ऐसा क्या है जो मैं रात के वक्त नहीं देख सकता। बहरहाल हम दोनों के दरमियान जो मुआहदा हुआ था, मैं उस पर कायम था। उस रात मैंने देखा शाज़िया बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर दुआएं करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसकी बेचैनी का सबब क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि शाज़िया की बेताबी की कोई तो वजह ज़रूर है कि हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है। इसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती और जैसे ही फ़ोन आता वो हल्की आवाज़ में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की।
मगर एक दिन शाजिया की बात करने के बाद उसके रवैये से अंदाजा हो गया कि वो किसी और को फोन करती है। मतलब ये कि उसके मेकी का फोन नहीं होता था, बल्कि वो किसी और शख्स से बात करती थी। शाजिया ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाजिया किसी गैर शख्स से बात करती है। अब तो जैसे मेरी जिंदगी का सुकून लूट गया। बीवी खूबसूरत तो थी मगर खूबसूरत न थी। मैंने सोचा कि अब शाजिया से बात करने की बजाय अपने तय मामले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही शाजिया का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे समझ आए कि मुअम्मा क्या है। एक दिन मैं जरा जल्दी घर आ गया। उस दिन भी शाजिया फिर से टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देखकर हैरत से बोली, आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे और गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानगी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शादिया ने बात संभालते हुए कहा। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने मशकूक नजरों से शाजिया की तरफ देखा। शाजिया का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर मजहर हयात को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर मजहर हयात मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते थे और मेरी उससे बातचीत होती रहती थी, मगर काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी। यूं कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता तो था कि वो हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर तैनात है, मगर मसरूफियत की वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। यूं अचानक मजहर को अपने सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई। मजहर का अंदाज तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि मजहर को मैं अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने मजहर से दरियाफ्त करने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम तो फिर दोस्त हो। मजहर की बात सुनकर मैं मुतमईन नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने शाजिया को मजहर का मुंतजिर पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से शाजिया टहल रही थी, यकीनन वो किसी का इंतजार कर रही थी। इत्तफाकिया वो शख्स मजहर निकला तो मजहर ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर मजहर और शाजिया के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने शाजिया पर मजीद शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, शाजिया पर किसी भी किस्म के शक का इजहार न करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी बीवी शाजिया मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। दिल ही दिल में मैं दूसरी शादी की तैयारियां करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने शाजिया का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि शाजिया रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद मजहर हयात वाली कुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त चूंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, सो मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। शाजिया मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा ताकि वो ऐन वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात ना हो रही थी। शाजिया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से शाजिया की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासुरात एकदम ही बदल गए थे। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, खुदारा मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वो सब का सब दूर कर दूंगी। आपके दोस्त मजहर हयात को मैं जानती हूँ। आपको जो शक है मैं आपको सब बताती हूँ। आप बैठे तो सही। शाजिया रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। वो इस कदर मिन्नत कर रही थी कि मैं चाह कर भी उसे दुत्कार नहीं सका।
बताओ शाजिया, क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? मज़ार हयात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े तहम्मुल से उसे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा, उसे वो दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब शाजिया ने जो बात सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल भी रंजीदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अम्मी अब्बू को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकरों और नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपने अपने कामों से निकल जाते। मैं जब अम्मी से कोई बात करती तो वो मुझे पैसों की गिरदी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस रवैये ने मेरे अंदर बहुत सारी महरूमियाँ पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसे की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकरों और नौकरानियों से बातचीत करना छोड़ दी। अब मेरी ज़िंदगी में भरपूर खला आ गया था। मेरी माँ मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी, हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। अब्बा भी अपने कामों में मसरूफ़ रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी, सोचा अगर अम्मी को फ़ोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और अम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी माँ इस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वो इखलाकियात को भी भूल चुकी थी। उस एक लम्हे ने मेरे अंदर बहावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई की दर्स देती हैं, और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। अम्मा से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब्स में जाने लगी, मलबूसात ऐसे पहनती कि हर कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाता। अगरचे मैं इस सब में खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को एक तस्कीन मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। अम्मा अब्बा को कोई खबर न थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है। मेरे मलबूसात बेहुदा होते और नाचना गाना मेरा महबूब मशगला बन चुका था। एक रात मैंने इस कदर बेनोशी की कि मैं मदहोश होकर गिर पड़ी। अमूमन ऐसे वाक़यात में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं इस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था कि ये किसी मजहबी इंसान की रिहाइश गाह है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया तो वो वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी थी, जबकि वो एक बादशाह नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नजरें नीचे कर ली। कहने लगा, कल रात मैं अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ पर मुझे कुछ काम था, वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी न थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद कि उसका हुलिया था जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफरत की थी, और ऐसी ही नफरत मेरे भी दिल में इन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस शख्स ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम इससे जान क्यों नहीं छुड़ा लेती, ये तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने इस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम सऊद था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि शाम को तुम बहादुरी का मुजाहिरा करना और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नजरें वो मेरी मोहब्बत में बहा आया था।
میں نے پولیس کو پیشگی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لو، میں تھانے چلی گئی۔ مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا پھڑکس نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا۔ چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک دہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی، ہم لوگ ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھیں۔ حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بڑا سرخ چہرہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوئی تھی، سوچا کہ اسی وقت ہسپتال چلتی ہوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ اس شام ڈاکٹر نے مجھے ایک دوا دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی میرے سارے دانے ختم ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانے نکلے کہ مارے اذیت کے میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط دوا دی، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا، مگر یہ دانے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ شازیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عورتیں ایسی بھی دیکھی جو 40 کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بجھ گیا۔ رہی بات مظہر کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مظہر سے سعود کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر سعود کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ مظہر کے یقین دلانے پر میں نے شازیہ کی بات مان تو کیا، مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کر پایا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر شازیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور، جو ہوا وہ تو سو ہو گیا۔ مگر اب شازیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے۔ اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں یا مجھے کوئی اور فیصلہ کر لینا چاہیے؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔